स्टूडेंट्स, हम अभी वही सेम क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली वीडियो में आपने देखा है, लेकिन अब हम एफको की बजाय फाइफो मेथड के साथ आ रहे हैं। अगर पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए और आपको कहा जाए कि फाइफो मेथड यूज किया गया है तो उस सूरत में क्या करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। जुगनू लिमिटेड फॉलोज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है जी, ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है 30,000 यूनिट्स 4740 की, और बाकी परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल ड्राइंग दी हुई है। जेएल यूजेस फाइफो मेथड टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो फाइफो मेथड फॉलो किया जा रहा है। And during the physical stock count, it was noticed stock units of 25,500 were lost, which is considered to be normal. ये normal है जी। Compute the value of closing stock. Okay जी। परपेचुअल है तो परपेचुअल में डेफिनेटली क्या बनेगा जी, आपका स्टॉक कार्ड बनेगा। पहला होगा जी परचेज का कॉलम, दूसरा होगा इशू का कॉलम, तीसरा होगा जी बैलेंस का कॉलम। 5 तो सबसे पहले आ जाएगा जी ओपनिंग स्टॉक, ये कम जुलाई को कितने 30,4740। इस पे कॉस्ट निकाला जाएगी 4740,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 158 पर यूनिट आपकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आती है। अब नेक्स्ट परचेज की 45,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 160, 45,000 इंटू 160 तो आ जाएगा जी 45 इंटू 160 7200 7200 फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर है तो पिछले वाले अगले वालों के साथ मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। 30,000 एट द रेट ऑफ 158 4740 000, 45,000 एट द रेट ऑफ 160 7200 000। ओके जी। अब नेक्स्ट है जी सेल की 54,000 की, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। 54,000 में से 30,000 जो पहले वाले पड़े होंगे ओपनिंग स्टॉक वाले वो जाएंगे एट द रेट ऑफ 158, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ से 4740 000। और 24,000 जो है आपके नए वाला जो फ्रेश स्टॉक परचेज किया आपने 160 के हिसाब से वो निकल जाएगा। तो 24 इंटू 160 देख लेते हैं क्या आंसर आता है 3840 000। तो 45,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे 21,000 एट द रेट ऑफ 160। ये क्या आता है जी 21 इंटू 160 3360 ये हमारे पास स्टॉक बचा हुआ। उसके बाद है जी परचेज 39,000 की 170 पे। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। पहले परचेज हुई 6 जुलाई को, फिर 10 जुलाई को सेल हुई थी। ये 6 जुलाई को हुआ था और ये 10 जुलाई को हुआ था। अब परचेज हुई है जी 17 जुलाई को 39,000 की। 17 जुलाई कितनी है जी 39,000 एट 170 39,000 एट 170 टोटल अमाउंट देख लेते हैं हम 39 इंटू 170 6630 000। अब जब आपके पास स्टॉक पड़ा होगा 21,000 पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ 160 3360 000, फिर 39,000 एट द रेट ऑफ 170 6630 000। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी परचेज रिटर्न, डिफेक्टिव यूनिट से ख़राब यूनिट से हमने 3,000 वापस भेज दिए, तो इसके साथ उसने बता दिया है रेट 160। तो अगर फ़र्ज़ करें आई कैप का सवाल आपको आ जाए और यहाँ पे उसने कोई रेट ना दिया हो, तो कॉमन सेंस हमारी कहती है कि भाई हम वही यूनिट वापस भेजेंगे जो हमने अभी अभी परचेज़ किए होंगे, क्योंकि जो अभी अभी हमने यूनिट परचेज़ किए होंगे उसी में हमें डिफेक्ट नज़र आएगा और हम वही सप्लायर को वापस भेज देंगे। तो अगर क्वेश्चन में उसने जो वापस भेजे हुए यूनिट हैं उसकी डेट ना बताई हो तो इमीडिएटली पीछे वाली जो परचेज होंगी उसका रेट यूज करेंगे। ठीक है जी। डिफेक्टिव यूनिट हमें जिस वक्त यूनिट परचेज किए होंगे नॉर्मली उससे अगले दिन ही पता चल जाएंगे कि यार जो सामान हमने लिया था ना कल उसमें मसला आ गया। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन पहले जो चीज़ें परचेज की गई थी 60 के हिसाब से उसमें डिफेक्ट निकला और आपको वो 11 दिन बाद जाके पता चला। डेफिनेटली इंस्पेक्शन होती है, चीज़ें चेक होती हैं, 1-2 दिन लग जाता है, खैर वो इतना इशू नहीं है, लेकिन 10 दिन कम अज़ कम नहीं लगते। तो इसमें हम सबसे पहले इसको देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो उन्होंने आपको 160 रेट दिया हुआ है, उसी पे रिकॉर्ड करेंगे 3,160 3,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। परचेज है तो परचेज रिटर्न में से माइनस हो जाता है 160 पे वो निकल आएगा। हमारे पास 160 के 21,000 यूनिट पड़े हुए हैं, उनसे 3,000 हमने वापस भेज दिए, तो हम वापस भेजने का मतलब हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। 3,000 इंटू 160 4800 000 कम हो जाएगा परचेज में से। ठीक है जी। आई कैप परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करता है, ड्राइंग्स लॉसेस जो है वो इशू के कॉलम में लिखता है। तो हम भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो कि आई कैप फॉलो कर। 21,000 में से 3,000 माइनस हो जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 18,000 यूनिट्स, वो वाले जो 160 पे पड़े हुए हैं आपके पास। तो 18 इंटू 160 2880 39,000 एट 170 6630 000। फिर उसके बाद सेल की 36,000 की जो सेल की हैं उसमें से 18,000 जाएंगी 160 के हिसाब से 2880 000, और बाकी जो 18,000 जो यूनिट्स होंगे वो 170 पे जाएंगे। 18 इंटू 170 3060 000।
पीछे बचेंगे जी 21,000 एट द रेट ऑफ 170, तो 21 इंटू 170 3570 सेल्स। अब ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स की परपेचुअल में एंट्री होती है, ठीक है जी, पीरियोडिक में भी खैर होती है लेकिन परपेचुअल में एंट्री होती है। ड्राइंग्स हम इशू के कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि आपका इशू का कॉलम जो होता है इन्वेंट्री, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, अगर आपको याद हो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे आता है, जितनी भी परचेज करते हैं वो क्रेडिट पे आती है, परचेज रिटर्न सॉरी जितनी परचेज करते हैं वो डेबिट पे आती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे आती हैं, ड्राइंग्स क्रेडिट पे आती हैं, नॉर्मल लॉस क्रेडिट पे आता है, अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट पे आता है, और जितने आपने सेल किए होते हैं यूनिट्स वो भी क्रेडिट पे आते हैं। ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से हिफाज होना चाहिए, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट में ये एंट्रीज आती हैं। तो ड्राइंग्स बेसिकली परचेज रिटर्न, ये जो क्रेडिट कॉलम है ये इशू कॉलम है, और ये जो डेबिट कॉलम है ये परचेज कॉलम है। जब भी आप परचेज करेंगे, ये आपके पास स्टॉक कार्ड में जो परचेज वाला कॉलम है ये बेसिकली इन्वेंट्री अकाउंट का डेबिट कॉलम है, और ये जो इशू वाला कॉलम है ये बेसिकली इन्वेंट्री अकाउंट का क्रेडिट कॉलम। तो इसमें ड्राइंग नॉर्मल लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे आते हैं, इवन कि नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड पे आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने इशू वाले कॉलम में ही लिखेंगे। आई कैप यही पैटर्न फॉलो करता है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ड्राइंग्स और नॉर्मल लॉस भी परचेज में से माइनस होने चाहिए। वो लॉजिक इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि सम टाइम अगर आप ऐप को मेथड यूज़ कर रहे हो तो परचेज और परचेज रिटर्न की वजह से रेट चेंज होता है, ठीक हो गया, लेकिन ड्राइंग और नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस की वजह से रेट चेंज नहीं होता। इसलिए जिन जिन चीज़ों की वजह से रेट चेंज नहीं होता वो इशू के कॉलम में आते हैं, और जिन जिन चीज़ों की वजह से रेट चेंज होता है वो परचेज के कॉलम में आते हैं। ये एक लॉजिक है जो आई कैप ने फॉलो किया है, और ये बेहतर लॉजिक है। बाकी तमाम किताबों, बाकी तमाम टीचर्स की लॉजिक जो है वो ऐसा जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी आई कैप की लॉजिक है। तो इसलिए हम भी वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे जो आई कैप ने फॉलो किया है। ड्राइंग्स है 6,000 की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6,000। अब ड्राइंग्स अगर यहाँ पे दो पड़े होते हमारे बैलेंस में, 170 वाले और 180 वाले कुछ पड़े होते, तो उसमें हम जो पुराने वाले इश्यूज, पुराने वाला जो स्टॉक होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यूज करते, तो जो पहले वाले पड़े होते यूनिट उसी पे हम ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते। चूंकि यहाँ पे वो दो लाइनें आ नहीं रही तो हमारी मजबूरी हम 170 पे ही इसको यूज करें। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। 6 इंटू 170 1020 और 21,000 में से 6,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। ड्राइंग है बेसिकली आपको बैलेंस को कम कर देगी, तो ये हो जाएगा जी 15,000 बच गए पीछे एट द रेट ऑफ 170। तो 15 इंटू 170 25। तो जो आपके पास यूनिट्स थे वो लॉस्ट है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। तो डेफिनेटली ये 2500 यूनिट है, इसको भी आपने क्रेडिट करना होगा। ये तो हो जाएंगे आपकी ड्राइंग्स, और जो नॉर्मल लॉस है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा 2500, ठीक है जी। अगर तो FIFO का मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे दो लाइनें पड़ी होती है 170 वाली 160 वाली, तो जिस तरह से ड्राइंग को हम ओल्ड रेट पे रिकॉर्ड करते उसी तरह से हम नॉर्मल लॉस को भी ओल्ड रेट पे रिकॉर्ड करते, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराने वाला हम रेट यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पड़ा ही है कि रेट हुआ है तो इसी पे हम इसको फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 2500 इंटू 170 425,000, तो 15,000 में से 2500 माइनस हो जाएगा, तो ये 12,500 बचेगा एट द रेट ऑफ 170। तो 12,500 इंटू 170 2125,000, ये हमारी क्लोजिंग फिगर, ठीक है जी। तो अगर वैसे आई कैप के रिक्वायरमेंट का हिस्सा तो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमें पता है कि परपेचुअल अकाउंट में हम इन्वेंट्री बनाते होते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट बनता होता है, तो ब्रॉड डाउन हमारे पास जो स्टॉक है कितनी यूनिट्स हमारे पास 30,4740 यहाँ पर लिखते हैं। ये फर्ज कर लीजिए यूनिट्स का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है, ये यूनिट्स का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है, जिसको रुपीज़ इन 1000 कर लेते हैं आपको इजी करने के लिए। रुपीज़ इन 1000। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था ब्रॉड डाउन बैलेंस 30,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 170, तो 4740 आपके पास यहाँ पे बैलेंस हो, 4740 यहाँ पे बैलेंस आता है, ठीक है। रुपीज़ इन 1000 राउंड ऑफ किया। फिर आपने परचेज की 45,000 यूनिट 160 पे, तो यहाँ पे 45,000 यूनिट्स परचेज किए और टोटल वैल्यू कहते 7200, ठीक है जी। हमने ये वाली रिकॉर्ड की, ये पहले रिकॉर्ड किया, फिर ये रिकॉर्ड किया। अब हमने इशू रिकॉर्ड करना है 30,000 और 24,000, टोटल 54,000 यूनिट हमने इशू किए। जो इशू करते हैं ना यूनिट, वो आपको पता होना चाहिए वो जाते हैं CGS में, ठीक है जी। इन्वेंट्री को परपेचुअल सिस्टम में आपको याद होना चाहिए, हर वो यूनिट जो बेच देते हैं उसमें एंट्री क्या पास होती है जी, CGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो 30,000 यूनिट भेजे 158 पे, 24,000 यूनिट 160 पे, तो 30,000 यहाँ पे लिखेंगे जी। टोटल अमाउंट क्या आएगी यहाँ से 4740 और 3840, 4740 3840। आप इन को टोटल करके भी एंट्रियाँ पास कर सकते हैं, मसला नहीं है। आपको समझाने के लिए एंट्री पास किया क्योंकि हमने FIFO सिस्टम फॉलो किया है। आप इनकी टोटल एंट्री पास कर सकते हैं कि 54,000 यूनिट ये हैं और टोटल वैल्यू ये बनती है। ये इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो रहा है जी, क्रेडिट। CGS अकाउंट क्या होगा जी, डेबिट। तो यहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगी, इसको टोटल कर लेते हैं जी। 4740 प्लस 3840 8580 यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है जी।
फिर उसके बाद हमने 39,000 यूनिट मजीद परचेज किए 170 में, तो परचेज है इन्वेंट्री डेबिट साइड पे आ जाएंगे 39,000 के। अमाउंट क्या बनती है जी 6630, तो 6630 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद बैलेंस परचेज के बाद परचेज रिटर्न आ गई 3,000 की। तो परचेज रिटर्न जो बेसिकली है इन्वेंट्री अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगी। 3,000 यूनिट हमने निकाले और उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 480 यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड की। ठीक हो गया, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद फिर इशू हुए थे 36,000 यूनिट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 36,000 यूनिट सेल किए थे। तो 36,000 यूनिट वंस अगेन CDS में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो अमाउंट्स में जाएंगे 18,000 18,000 70 तो फिर लहदा लिख देते हैं 18,000 ये डब्बा बना लेते हैं यहाँ जो आपस में चीज़ें मैच होती हैं। 2880 3060 ये टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है और यही टोटल अमाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट से क्रेडिट, ये टोटल अमाउंट पे डेबिट, तो टोटल यहाँ पे कर लेते पहले 2880 प्लस 3060 5940। ठीक है जी। तो ये जो बिक गए हैं तो ये कॉस्ट पे CDS अकाउंट बनता है, तो हम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ये जो यूनिट सेल हुए हैं 200 रुपये के हिसाब से सेल हुए, ये जो यूनिट सेल हुए 200 रुपये के हिसाब से सेल हुए हैं, ये CDS अकाउंट में 200 से एंट्री पास नहीं होगी, कॉस्ट पे ही एंट्री पास होगी। फिर उसके बाद ड्राइंग्स हुई, ड्राइंग्स 6,000 से हुई, तो ड्राइंग्स भी आपकी क्रेडिट साइड पे ही आएंगी 6,000 यूनिट, उसकी कॉस्ट क्या बनती है जी 1020। फिर उसके बाद आपकी नॉर्मल लॉस हुआ 25 होगा 425 425। ठीक हो गया, तो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट्स का कैरिडो निकालें 30,000 जमा 45,000 जमा 39,000, 30 जमा 45 जमा 39, टोटल आपके पास 1,14,000 यूनिट पड़े हुए थे। ये यूनिट्स का टोटल है, ये यूनिट्स का टोटल यहाँ पे आएगा। इसमें से कितने यूज हो चुके हैं यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं जी 30 1 24 1 3 1 18 18 36 1 6 1 और 2.5 1 12,500 यूनिट आपके पास बचे हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 12,500 यूनिट बचे हुए हैं। अब अमाउंट निकालनी है हमने। अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, इसको टोटल करने पहले 4740 प्लस 7200 प्लस 6630 18570। अब 18570 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे। 4740 माइनस करेंगे जी 4740 माइनस 3840 माइनस 480 माइनस 2880 माइनस 3060 माइनस 1020 माइनस 425 2125 इन 1000। ये हमारी क्लोजर की वैल्यू है, ये हमारी क्लोजर की यूनिट है। ये वही आंसर है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है जी। तो स्टॉक कार्ड बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, यही चीज़ पैरेलल इन्वेंट्री अकाउंट में इस तरह से चल रही होती है। हमने सारी एंट्रीज पहले पड़ी हुई है। CDS में सिर्फ ये दो चीज़ें जाएंगी, प्लस जो नॉर्मल लॉस है ये भी आपको पता होना चाहिए। CDS को चाहते थे इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, CDS डेबिट हो रही है। कितने से जी 425। अल्टीमेटली ये CDS अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा टोटल करके 8580 प्लस 5940 प्लस 425 14945 टोटल आपका है। यही 14945 आपका चला जाएगा कहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में। अब जब स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम हम बनाएंगे उसमें लिखेंगे सेल। अब सेल कितने यूनिट टोटल हुए हैं, अब यहाँ पे सेल आएगी इनवॉइस वैल्यू पे। सेल के यूनिट आपने 54,000 यूनिट बेचे हैं एक, और 36,000 यूनिट एक बेचे हैं, दोनों की सेल प्राइस 200 है। तो 54,000 जमा 36,000 54 जमा 36 इंटू 200 तो 54 प्लस 36 इंटू 200 18,000 रुपीज़ इन 1000। 18,000 आपका सेल्स रेवेन्यू है प्लस कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें वही वैल्यू है कि जो इस अकाउंट में आ रही है 14945, जिसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा ग्रॉस कॉस्ट। अब याद रखिएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल करते वक्त वो फार्मूला आपने कंसेप्ट याद नहीं रखना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस नॉर्मल लॉस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम करते थे पीरियोडिक सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम में आपको ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट गिवन होता है, सब कुछ कर करा के जो चीज़ें एक्चुअल में बेची होती है ना उसकी कॉस्ट आ रही होती है और वो हम सीधा हम सेल में लिख देते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा 18,000 माइनस 14945 305 रुपीज इन 1000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में जब आपको यहाँ पे दिया जाता है ना सेल्स की वैल्यू 200 या सेल्स 54,200, ये 200 इनवाइस वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या आएगी SOCM स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगी 200 रुपया। अदरवाइज आपके इस पूरे स्टॉक कार्ड में, ये याद रखेगा, इस पूरे स्टॉक कार्ड में आपने जहां जहां भी सेल रिकॉर्ड की है 200 पे रिकॉर्ड नहीं की, 160 170 पे जो भी आपकी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से। पर इन्वेंट्री अकाउंट में जब आप एंट्री पास करेंगे CGS की और यहाँ पे CGS को डेबिट कर रहे होंगे, वो कॉस्ट पे कर रहे होंगे, वो इनवॉइस वैल्यू पे नहीं करेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ याद। ठीक है जी। ओके। अब अच्छा, ये जो आपने चीज फाइंड की है ना, ये वाली वैल्यू 2125, ये अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड की है। उसने यही कहा था कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करें FIFO मेथड के तहत। ठीक है जी। वैल्यू जब कहेगा ना वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो वैल्यू जब भी कहेगा जिसका मतलब है उसमें NRV वाला पॉइंट डिस्कस करना था। इस सवाल में भी फिलहाल मैंने इंटेंशनली NRV वाला पॉइंट आपको नहीं यहाँ पे यूज करवाया, आपसे डिस्कस नहीं किया, ताकि आप फिलहाल पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हमारा पहला स्टेप होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करना। ठीक है जी। तो बहरहाल उसने कहा रिकॉर्ड डबल एंट्री फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स, यूनिट लॉस, एनआरवी एडजस्टमेंट है नहीं, तो एनआरवी एडजस्टमेंट इस सवाल में है ही नहीं। तो
यूनिट लॉस्ट और डिफेक्टिव यूनिट्स, मतलब डिफेक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या है जी, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री पास हो सकती है, या आपने एंट्री पास भी की हुई है क्या, ये देखें ज़रा, परचेज रिटर्न इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। इसी तरह से ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, नॉर्मल लॉस की एंट्री, सीजीएस डेबिट, ये नॉर्मल लॉस याद रखिएगा सीजीएस अकाउंट में जाता होता है, सीजीएस अकाउंट डेबिट हो रहा है और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री है। होपफुली जी आपको परपेचुअल सिस्टम के अंदर फाइफो मेथड, फाइफो कार्ड बनाने को अगर आई कैप कह दे और उसमें ड्राइंग भी आ रही हो, उसमें क्या कहते हैं नॉर्मल लॉस भी आ रहा हो, उसमें परचेज रिटर्न भी आ रही हो, तो वो कैसे डील करेंगे आपको समझ आया होगा।